नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। साथियों, आज के इस क्वेश्चन सीरीज़ से जो क्विज चल रही है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आज का दिन है गुरुवार और तारीख है 7 मई 2026। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज के सेगमेंट की शुरुआत। पहला क्वेश्चन हमारे लिए साथियों दे रखा है, CART ओपन फील्ड ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम। आखिर हम बात करते हैं कि ये CART ओपन फील्ड ऑब्जर्वेटरी है क्या। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो CART ओपन फील्ड ऑब्जर्वेटरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी द्वारा स्थापित CART कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड है, जो कि एक अत्याधुनिक ओपन फील्ड मौसम एवं वायुमंडलीय अनुसंधान वेधशाला है। इसे आंध्रा यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन 1 मई 2026 को विशाखापट्टनम में हुआ है। CART का पूरा नाम है कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड। हिंदी में इसे लगभग तटीय वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहा जा सकता है। सवाल उठता है कि इसे बनाया क्यों गया। तो भारत के पूर्वी तट, खासकर बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में चक्रवात, भारी वर्षा, आंधी तूफान, मानसून की तीव्र गतिविधियां, समुद्री और तटीय मौसम परिवर्तन, ये ज़्यादा घटनाएं देखने को मिलती हैं। इन घटनाओं को बेहतर तरीके से समझने और मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए यह वेधशाला बनाई गई है। ये जो है विकसित करने वाली इसकी संस्था का नाम है IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। भारत का मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, आंध्रा यूनिवर्सिटी मिशन मौसम से संबंध यह परियोजना भारत सरकार की मिशन मौसम पहल का एक हिस्सा है। मिशन मौसम से संबंधित अगर सवाल पूछे तो आप CART को टिक करेंगे, ठीक है, जिसका पर्पज़ है मौसम पूर्वानुमान सुधारना, अत्यधिक मौसम घटनाओं की चेतावनी बढ़ाना, आधुनिक मौसम उपकरण लगाना, AI और डेटा आधारित फोरकास्टिंग मजबूत करना, ठीक है। और इसमें कौन कौन से उपकरण लगाए गए हैं? तो इसमें कई हाईटेक मौसम उपकरण लगाए गए हैं, जैसे डिस्ड्रोमीटर बारिश की बूंदों का आकार, आकृति और गति मापता है। 2D वीडियो डिस्डोरोमीटर 2VD बारिश की बूंदों की 2D वीडियो रिकॉर्डिंग करके माइक्रोफिजिक्स समझाता है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ये तापमान, ह्यूमिडिटी, हवा और दबाव आदि को मापता है। AD कोवेरियंस टावर भूमि और वातावरण के बीच ऊर्जा और गैसों के आदान प्रदान का अध्ययन करता है। मेट्रोलॉजिकल बैलून ऊपरी वायुमंडल का डेटा एकत्रित करता है। और भविष्य में लगाए जाने वाले उपकरणों की बात करें तो स्कैनिंग विंड लाइडर, डॉपलर रडार, फेज एरे रडार, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये सब लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसके बारे में। अब बात करते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा। तो फ़ायदा ये होगा कि बेहतर वेदर फोरकास्ट, मौसम की भविष्यवाणी अधिक सटीकता से हो पाएगी। साइक्लोन वार्निंग में सुधार होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट से होने वाले बाढ़ और तूफान से होने वाले नुकसान कम किए जा सकेंगे। किसानों को फ़ायदा होगा, सटीक मौसम जानकारी से एग्रीकल्चर को बेहतर किया जा सकेगा। क्लाइमेट रिसर्च, जलवायु परिवर्तन पर बेहतर अध्ययन हो सकेगा, ठीक है। और भारत के पूर्वी तटों पर चक्रवातों का खतरा बहुत अधिक रहता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था प्रयागराज में। ऑप्शन बी इसका सही है। अब बात करते हैं कि नॉर्थ टेक सिंपोजियम है क्या। तो नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 भारत का एक बड़ा डिफेंस टेक्नोलॉजी सम्मेलन और प्रदर्शनी है, जिसमें भारतीय सेना, डिफेंस कंपनीज, स्टार्टअप्स, MSMEs और वैज्ञानिक संस्थान मिलकर नई सैन्य तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं। यह कार्यक्रम 4 से 6 मई 2026 को प्रयागराज यूपी में आयोजित किया गया था। किसने आयोजित किया था? तो इंडियन आर्मी के नदर्न कमांड, इंडियन आर्मी के सेंट्रल कमांड, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM ने संयुक्त रूप से इसे ऑर्गेनाइज किया था। इसका थीम क्या था? रक्षा त्रिवेणी संगम, वेयर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड सोल्जरिंग कन्वरेज। इसका अर्थ होता है टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंडस्ट्री, सोल्जर्स, इन तीनों को एक साथ जोड़कर भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करना। उद्घाटन किसने किया था? तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो अभी बताया, प्रयागराज यूपी में। यह आयोजन कोबरा ऑडिटोरियम ग्राउंड क्षेत्र में आयोजित किया गया। इसका पर्पस क्या है? तो इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, भारत में बनी रक्षा तकनीकों को प्रोत्साहित करना, आत्मनिर्भर भारत, विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करना, आर्मी और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, सेना और डिफेंस कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ाना, नए मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ का परीक्षण करना,
साथ में परीक्षण करने के साथ साथ में इस सिंपोजियम में 284 कंपनियों ने भी भाग लिया था। इसमें जो तकनीकें यूज़ की जाएंगी वो होंगी ड्रोन्स, सर्विलेंस ड्रोन्स, अटैक ड्रोन्स, एआई ड्रोन्स, रोबोटिक डॉग, रोबोटिक सेना सहायक मशीनें दिखाई गईं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इसमें बोला गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मिलिट्री डिसीजन सिस्टम्स का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। एडवांस्ड आर्टिलरी सिस्टम्स, नई तोप और मिसाइल सपोर्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा। आर्मर्ड व्हीकल्स, आधुनिक युद्ध वाहन का प्रयोग किया जाएगा। बेटर फील्ड सर्विलेंस सिस्टम, सीमा निगरानी तकनीक को सुधार किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आज का युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक सिस्टम्स, स्मार्ट ड्रोन, साइबर वॉरफेयर से लड़ा जाता है। इसलिए भारत अपनी आधुनिक रक्षा तकनीक को तेजी से विकसित कर रहा है। अब इसमें रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि भविष्य का युद्ध हाईटेक होगा, भारत को कटिंग एज टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी। इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम्स भारत की ताकत बन रहे हैं। एआई और आधुनिक तकनीक युद्ध का भविष्य है। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में जानकारी। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन सीरीज की तरफ, करंट अफेयर्स के। हाल ही में मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस 2026 किस तारीख को आयोजित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है सी, 5 मई को। बात करते हैं विश्व अस्थमा दिवस है क्या? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है जिसका उद्देश्य अस्थमा यानी दमा रोग के बारे में जागरूकता फैलाना है, लोगों को सही इलाज की जानकारी देना, अस्थमा से होने वाली मौतों को कम करना, स्वच्छ वातावरण और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, जिससे लोग जागरूक होंगे और उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर चीज़ों को लेकर के सुधार होगा और वो लोग इसके प्रति अवेयर रहेंगे। 2026 में यह दिवस 5 मई 2026 को मनाया गया। अस्थमा एक सांस से संबंधित बीमारी है जिसमें सांस लेने में कठिनाई, सीने में जकड़न और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ होती है। इसमें फेफड़े की वायु नलिकाएं सूज जाती हैं और सक्रिय हो जाती हैं। विश्व अस्थमा दिवस की शुरुआत 1998 में की गई थी। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा गीना ने इसको शुरू किया था। अस्थमा के इलाज व रोकथाम के लिए रिसर्च जागरूकता पर यह संगठन काम करता है और WHO के सहयोग भी इसको मिलता है। 2026 की थीम की बात करें तो मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए इनहेलर आधारित उपचार उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य था कि दुनिया के हर व्यक्ति को अस्थमा की दवाइयाँ और इनहेलर्स आसानी से मिल सके। अस्थमा होने के मुख्य कारणों की बात करें तो वायु प्रदूषण इसका सबसे बड़ा कारण है। धूल, धुआं, प्रदूषित हवा, एलर्जी, परागकण यानी पॉलन, पालतू जानवरों के बाल, धूल आदि, स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, मौसम परिवर्तन, जेनेटिक कारण, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अस्थमा के मुख्य लक्षण में सांस फूलना, जल्दी थकान, सांस की परेशानी, ये टाइप की चीज़ें होती हैं। बचाव क्या कर सकते हैं? प्रदूषण से बचिए, स्मोकिंग बंद करिए, इनहेलर सही तरीके से लीजिए, नियमित एक्सरसाइज, हल्का व्यायाम करिए, एलर्जी ट्रिगर से दूर रहें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ECLGS 5.0 को मंजूरी दी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से इसके उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है कौन? तो यह एक ऋण गारंटी योजना प्रदान करने वाला है। इसके बारे में बात करें तो इसका पूरा फुल फॉर्म है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। यह भारत सरकार की एक विशेष योजना है जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था ताकि व्यवसायों को आर्थिक सहायता दी जा सके। ECLGS 5.0 इस योजना का नया संस्करण 5th वर्जन है। इसे मुख्य रूप से उन क्षेत्रों की मदद के लिए लाया गया जिन पर कोविड और आर्थिक समस्याओं का सबसे ज़्यादा असर पड़ा, जैसे हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म, एविएशन, हेल्थ केयर, MSMEs आदि। ये योजना शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा और इसे लागू किया गया नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGTC के द्वारा। इसकी शुरुआत हुई थी मई 2020 में। इसका मुख्य उद्देश्य है बिजनेस को लोन सपोर्ट देना, मुश्किल समय में कंपनियों को अतिरिक्त ऋण देना, रोजगार को बचाना, कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित रखना, MSMEs को राहत देना और छोटे और मध्यम उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं को सपोर्ट देना। ये योजना काम कैसे करती है? तो सरकारी बैंकों को गारंटी दी जाती है कि यदि कोई व्यवसाय लोन वापस नहीं कर पाता तो नुकसान का बड़ा हिस्सा सरकार वहन करेगी। इससे बैंक आसानी से लोन दे देते हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो इमरजेंसी में लोन देती है। ठीक है, तो ये टाइप का इसका मेन पर्पज़ है ताकि लोग जो है अपने बिजनेस को चला सकें। हाल ही में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद
TTAADC के मुख्य कार्यकारी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी है रोनियल देब वर्मा जी को। ठीक है, अब हम लोग अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में बायोकॉन में नेतृत्व के उत्तराधिकार की योजना की घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा की है ऑप्शन ए किरण मजूमदार शॉ ने। हम बात करते हैं बायोकॉन होता क्या है। तो बायोकॉन भारत की एक प्रमुख बायोफार्मास्यूटिकल जैव औषधि कंपनी है जो दवाइयों, बायोटेक्नोलॉजी, इंसुलिन, कैंसर उपचार और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करती है। यह कंपनी विशेष रूप से डायबिटीज़, कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीजेस, बायोसिमिलर्स रिसर्च सर्विसेज के लिए दवाइयाँ और उपचार विकसित करती है। बायोकॉन की स्थापना की गई थी 1978 में। किरण मजूमदार शाह वे भारत के प्रसिद्ध महिला उद्योगपति और बायोटेक पायनियर मानी जाती हैं। बायोकॉन का मुख्यालय बेंगलुरु में है। बायोकॉन किस क्षेत्र में काम करती है? तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी आधारित दवाइयां बनाना, इंसुलिन उत्पादन, डायबिटीज़ मरीजों के लिए इंसुलिन बनाना, कैंसर थेरेपी देना, बायोसिमिलर्स महंगी बायोलॉजिकल मेडिसिन को सस्ते में बेचना, रिसर्च सर्विसेज, ड्रग रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम करना। बायोसिमिलर क्या होता है? तो बायोसिमिलर ऐसी दवा होती है जो किसी महंगी बायोलॉजिकल मेडिसिन जैसे ही काम करती है लेकिन अपेक्षाकृत सस्ती होती है। बायोकॉन इस क्षेत्र में भारत की अग्रणी कंपनियों में से एक है और भारत की ये सबसे बड़ी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। अफोर्डेबल मेडिसिन देती है, डायबिटीज़ केयर में योगदान देती है, ग्लोबल प्रेजेंस रखती है, रिसर्च इनोवेशन करती है, बाइकारा थेरापेटिक्स से संबंधित रिसर्च पार्टनरशिप करती है। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पज़ होता है। अब हम लोग अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस टीम का हिस्सा था जिसने इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए 2026 का पुलित्जर पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर है आनंद आर के, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने हाल ही में किस देश को भीष्म क्यूब मोबाइल अस्पताल यूनिट उपहार में दी? तो इस देश का नाम है जमैका, ऑप्शन डी। तो बात करते हैं कि भीष्म क्यूब क्या है। तो भीष्म क्यूब भारत द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक मोबाइल आपदा एवं आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रणाली, पोर्टेबल इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम है। इसे युद्ध, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या इमरजेंसी सिचुएशंस में तुरंत चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए बनाया गया है। भीष्म का पूरा नाम है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री। यह भारत की मानवीय सहायता और डिजास्टर रिस्पांस इनिशिएटिव का हिस्सा है। भीष्म क्यूब क्या करता है? यह एक विशेष पोर्टेबल मेडिकल क्यूब सिस्टम है जिसमें इमरजेंसी मेडिसिन, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, आईसीयू सपोर्ट्स आइटम्स, पोर्टेबल हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ होती हैं। इसे बहुत तेज़ी से किसी भी डिजास्टर एरिया में पहुंचाया जा सकता है। इसे किसने विकसित किया? तो यह भारत सरकार की पहल के अंतर्गत विकसित किया गया है। इसमें आर्म्ड फोर्सेस, मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ एक्सपर्ट्स, डिजास्टर रिस्पांस एजेंसीज का सहयोग मिलता है। भीष्म क्यूब को क्यों बनाया गया? तो भारत और दुनिया में अक्सर भूकंप, बाढ़, युद्ध, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, बड़े हादसे होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत अस्पताल बनाना कठिन होता है और भीष्म क्यूब इसी समस्या का समाधान है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? तो मुख्य विशेषता होती है पोर्टेबल सिस्टम, आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, रैपिड डिप्लॉयमेंट, कुछ ही समय में चालू कर सकते हैं, मिनी हॉस्पिटल, छोटे अस्पताल की तरह काम करते हैं, इमरजेंसी सर्जरी सपोर्ट, प्राथमिक सर्जरी सपोर्ट देते हैं, आईसीयू फैसिलिटीज़ क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए, डिजास्टर रिलीफ आपदा क्षेत्रों में उपयोगी। इसमें क्या क्या होता है? मेडिकल कंपोनेंट्स होते हैं, वेंटिलेटर होते हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट होता है, इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं, मॉनिटरिंग डिवाइसेस होती हैं और सर्जिकल किट्स होते हैं, ट्रॉमा केयर टूल्स होते हैं। इसका उपयोग कहाँ हो सकता है? तो वॉर जोन्स में, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में, साइक्लोन क्षेत्र में, बाढ़ क्षेत्र में, रिमोट एरियाज़ में, मास कैजुअलिटी इंसिडेंट्स में। भीष्म क्यूब क्यों इंपॉर्टेंट है? गोल्डन आवर ट्रीटमेंट के लिए, लाइफ सेविंग के लिए, फास्ट मेडिकल रिस्पांस के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। और भारत के लिए इसका क्या महत्व है? डिजास्टर रिस्पांस कैपेबिलिटी, मेडिकल प्रिपेयर्डनेस, ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी को मजबूत बना रहा है। भीष्म क्यूब इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ऑपरेशन दोस्त जैसे अभियानों में उपयोग, भविष्य में ऐसे पोर्टेबल मेडिकल सिस्टम्स का उपयोग किया जाएगा। इंटरनेशनल डिजास्टर रिलीफ मिशन, यूएन ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, इमरजेंसी रेस्क्यू मिशंस में किया जा सकता है। तो यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस बहुपक्षीय विकास बैंक में सुधारों और अधिक मजबूत वित्तीय सहायता की मांग की है? तो वो है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके बारे में हम लोगों ने कल के सेगमेंट में अच्छे से बात करी थी। कल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं 10 मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालयों की संख्या बढ़ाकर कितने तक करने की मंजूरी दी है? तो 38 करने की मंजूरी दी है। इसका सही ऑप्शन है डी, 38। हम लोग
सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। यह संविधान की रक्षा करता है और अंतिम न्याय देता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। इसने ब्रिटिश काल के फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जुडिशियल कमेटी ऑफ प्रीवी काउंसिल की जगह ली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और न्यायाधीशों की संख्या का प्रावधान है। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने थे? तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य न्यायाधीश थे। कुल संख्या 8 थी। समय समय पर जजों की संख्या बढ़ी कैसे? तो भारत की जनसंख्या, मुकदमों की संख्या और न्यायिक कार्य बढ़ने के कारण सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या कई बार बढ़ाई गई। जजेस स्ट्रेंथ का पूरा इतिहास आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा। इसमें चीफ जस्टिस शामिल होते हैं। वर्तमान में 34 जजेस हैं। इसमें एक चीफ जस्टिस होता है और 33 अन्य जजेस होते हैं। इसकी संख्या बढ़ाने का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। पार्लियामेंट कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ा सकती है। संख्या बढ़ाने का मुख्य कारण मुकदमों की बढ़ती संख्या, पेंडिंग केसेस कम करना, तेज न्याय देना, जनसंख्या वृद्धि को निपटाना, संवैधानिक मामलों की जटिलता को सॉल्व करना, ये होता है। सुप्रीम कोर्ट की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए संसद ने सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 को पास किया था। इसी कानून से समय समय पर संशोधन करके संख्या बढ़ाई गई। 2019 में पार्लियामेंट ने जजेस की संख्या 31 से 34 कर दी। इसका उद्देश्य पेंडिंग केसेस को कम करना था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और पूरे भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? संविधान की रक्षा करना, फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करना, राज्यों और केंद्र के विवाद को हल करना, अंतिम अपील सुनना, जुडिशियल रिव्यू करना। अब बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू क्या है। तो जब सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की संवैधानिक वैधता को जांचता है, इसे ही जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इसी से संबंधित एक टर्म है कोलिजियम सिस्टम। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस की नियुक्ति मुख्य रूप से कोलिजियम सिस्टम में होती है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वरिष्ठ जजेस मिलकर नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इतने केसेस क्यों लंबित रहते? कारण है जजेस की कमी, मामलों की अधिक संख्या, लंबी सुनवाई, प्रोसीजरल डिलेज। भारत की न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट का महत्व की अगर बात करें तो लोकतंत्र की रक्षा, संविधान का संरक्षक, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, सरकार पर संवैधानिक नियंत्रण, ये है इसके बारे में सब कुछ। तो ये हमारा आज का था 7 मई का क्विज। तो साथियों, आपको ये कैसा लगा? ये विद्या गुरुज एकेडमी हमारी ऑफलाइन एकेडमी की तरफ से पहल है जो कि हम अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको ये मेहनत कैसी लग रही है? क्योंकि ये दिखने में तो 10 क्वेश्चन है, पर जब इसका आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने जाओगे तो ये आपको किसी भी मैगजीन, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरे द्वारा की गई इस मेहनत को आपको कुछ लाभ हो रहा है, ये आपके सिविल सर्विस तक के एग्ज़ाम में भी काम करेगा, इसका एक्सप्लेनेशन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपको आपके साथ डेली इस समय पर हाजिर होकर आपको डेली के हिसाब से करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर सकूं, जो कि आपके क्वेश्चन में सीधे तौर पे टकराएं। और यकीन मानिए आज के सेगमेंट से तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, प्यार से रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।